हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वी आर ऑन आवर लेक्चर नंबर 11। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है, क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह से होती है और उसके पीछे थ्योरीज क्या हैं, इस लेक्चर का हिस्सा होंगी। अच्छा, बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग का भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, टीचिंग अगर देखा जाए, मैंने ये पहले भी बात बहुत दफ़ा की है और आप लोगों ने ये नोट भी करनी है। जो क्लासरूम है इसे एक सोसाइटी माना जाता है, इसे लिखा जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक कोट है, क्लासरूम इज़ अ मिनिएचर मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। ये ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, क्लासरूम इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, मतलब वो ये मिनिएचर का वर्ड निकाल देता है। अच्छा, फिर आपको शुरू में ही हमने पहले लेक्चर में ये बात की थी कि क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी हमेशा पाई जाती है। डाइवर्सिटी या क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। अब डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि क्लासरूम के अंदर डिफरेंट कैपेसिटीज़, डिफरेंट इंटेलिजेंस, डिफरेंट एबिलिटीज़ रखने वाले बच्चे होते हैं। उन सारे बच्चों का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होता है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। मसलन कोई किसी एक लैंग्वेज से होता है, कोई किसी दूसरी लैंग्वेज से होता है, कोई मीडियोकर क्लास का बच्चा होता है, कोई ज़रा मिडिल क्लास का बच्चा होता है, कोई अपर क्लास का बच्चा होता है, कोई एलीट से हो सकता है। लेकिन पब्लिक स्कूल्स में तो कम ही होते हैं। और लेकिन उनके अंदर जो सोशल, कल्चरल और बैकग्राउंड है वो उन सब का डिफरेंट होता है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। इन सारे डिफरेंसेस को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। तो इन डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से क्लासरूम के अंदर हमेशा एक शोर शराबा सा रहता है। कोई भी क्लासरूम हो, कोई भी क्लासरूम कभी भी एब्सोल्युटली कंपोज नहीं होता। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर कंपोज्ड नहीं होता, पुरसकून नहीं रहता। और बाज़ औक़ात अगर क्लासरूम के अंदर टीचर ना हो तो आपको एक खेल का मैदान नज़र आता है। और अगर इसे जुरासिक पार्क भी कहा जाता है। क्लासरूम को अक्सर जुरासिक पार्क से भी तशबीह दी जाती है कि ये हमेशा एक जुरासिक पार्क है। और डिफरेंट एबिलिटीज़ रखने वाले बच्चे, जो मतलब जिनकी एबिलिटीज़ दूसरों से ज़्यादा हों, जो बायोलॉजिकली या फिज़िकली तगड़े हों, वो दूसरों को बुली करते हैं। बुलिज़म इज़ अ क्लासरूम डिसरप्शन। तो क्लासरूम डिसरप्शंस होती हैं कुछ, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को टैकल करना क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, एक टीचर जो है वो एक क्लासरूम को मैनेज करता है अपनी विजडम से, एक डिसिप्लिन से, रूल्स एंड रेगुलेशन से, फिर अपने करिश्मा जिसको लीडरशिप में हम करिश्मेटिक लीडरशिप बोलते हैं। लेकिन वो लीडरशिप वाला हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है, यहाँ पे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। सो देयर आर टू वर्ड्स, क्लासरूम एंड मैनेजमेंट। पहले हम मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर हम क्लासरूम के ऊपर आ जाएंगे और फिर हम क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर आ जाएंगे। अब मैनेजमेंट क्या है चीज़ है जी? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। इसको आप प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इसको आप एक आर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ये एक आर्ट है। ठीक है, मैनेजमेंट में हमेशा कोशिश की जाती है, किसी भी किस्म की मैनेजमेंट, खा वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट हो, खा वो फिजिकल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट हो, खा वो किसी भी सिस्टम की मैनेजमेंट हो, तो उसका हमेशा एक गोल होता है। क्लास मैनेजमेंट का हमेशा एक गोल होता है कि मिनिमम एफर्ट लगाई जाए और उस मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल किया जा सके। मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। जो मैक्सिमम आउटपुट होती है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है एफिशिएंसी। ये आप लोगों ने नोट करना है। तो क्लासरूम के अंदर भी, क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद भी ये होता है कि एक टीचर कम से कम अपनी एफर्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल करे। अब वो आउटपुट क्या होती है? वो दो तरह से क्लासरूम के पर्सपेक्टिव में दो तरह से हो सकती है। एक तो आपकी क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा कंडूसिव रहे। एनवायरनमेंट क्या रहे? कंडूसिव रहे, कम से कम एफर्ट में। दूसरा, प्रमोट लर्निंग जो है वो हमेशा प्रमोट हो। ठीक है, लर्निंग, प्रमोशन ऑफ लर्निंग कह लें, प्रमोशन ऑफ लर्निंग। तो ये दो बेसिक पर्पसेस होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के। एक, क्योंकि क्लासरूम का डायरेक्ट तल्लुक होता है बच्चों के अंदर लर्निंग इनकलकेट करने से,
और लर्निंग कब इनकलकेट होती है? जब लर्निंग एनवायरनमेंट जो हो वो कंडूसिव हो। कंडूसिव का मतलब ये है, कंडूसिव का मतलब ये होता है कि वो सब के लिए इक्वल हो वहाँ पे, या इंक्लूसिव हो। कंडूसिव से मुराद इंक्लूसिव भी हो सकता है। इंक्लूसिव से मुराद ये है कि वहाँ पे अगर कोई बच्चा मॉडरेट इंटेलिजेंस वाला है, एक बच्चा हाई इंटेलिजेंस वाला है, तो उन दोनों के लिए लर्निंग ऑप्शंस सेम हो, लर्निंग चॉइसेस सेम हो, ठीक है, लर्निंग की पेस, टीचिंग की पेस सेम हो। इसको हम बोलते हैं कंडूसिव एनवायरनमेंट। सो अगेन, कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे सब बच्चों के लिए डाइवर्स, चूंकि क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी होती है, इसलिए ये इस बात को इंश्योर करना कि सारे बच्चों के लिए जो लर्निंग फैसिलिटीज़ हैं वो एक जैसी हों, जो टीचिंग कैपेसिटीज़ हैं वो एक जैसी हों। भले कोई लायक है, कोई नालायक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बायोलॉजिकली फिजिकली तगड़ा है या कोई माड़ा है, तो उनके लिए, सब के लिए लर्निंग कैपेसिटीज़ या लर्निंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक जैसी हों। इसको बोलते हैं कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एंड दिस इज़ द फॉरमोस्ट फंक्शन या फॉरमोस्ट पर्पज़ ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। मैनेजमेंट क्या है जी? एक आर्ट है। एक अच्छा टीचर, एक टीचर मैनेजर भी होता है, एक टीचर अच्छा मैनेजर भी होता है। तो उस मैनेजमेंट हमेशा से एक आर्ट समझा जाता है जिसमें एक मिनिमम एफर्ट जो है उससे मैक्सिमम जो आपकी अचीवमेंट है वो इंश्योर की जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम एफर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिक हमारा मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट, इसके ना कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, कुछ पर्पस हैं या कुछ काम है मैनेजमेंट के, जिनमें एक है सबसे पहले प्लानिंग। जब भी किसी भी काम की मैनेजमेंट की जाती है, भले वो कोई लेसन हो आपका, भले वो आपका, देखें ये बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लासरूम के अंदर टीचर को फंड्स भी मैनेज करना होते हैं, क्लासरूम के अंदर बच्चे को लेसन भी मैनेज करना होते हैं, क्लासरूम के अंदर टीचर को रिकॉर्ड्स भी मैनेज करना होते हैं। तो एक अच्छा टीचर एक अच्छा मैनेजर भी होता है, एक अच्छा गाइड भी होता है, एक अच्छा लीडर भी होता है, सही है। अब तो सबसे पहला जो पर्पस होता है या सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट का होता है वो होता है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग होता है अपने रिसोर्सेज को प्लान करना। मसलन आपने सबक ही पढ़ाना है तो उसको प्लान करना, या आपने किसी जगह पे फंड्स लगाने हैं तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है कि हमने कब, किस वक्त, कितने, किस चीज़ पे कितने लगाने हैं फंड्स। दूसरा, अगर क्लासरूम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो किस बच्चे को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रोल्स कौन कौन से होंगे, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग। दूसरा होता है अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। पहला प्लान करना, दूसरा फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो होता है ऑर्गेनाइज करना। अच्छा, ये जो मैंने 5 फंक्शन लिखे हुए हैं ना, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इन 5 फंक्शंस को यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग कहा जाता है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन 5 फंक्शंस को यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। और मैनेजमेंट भी यहाँ पे देखिएगा 2 तरह की मैनेजमेंट, एक तो होती है क्लासिकल मैनेजमेंट और एक होती है मॉडर्न मैनेजमेंट, जो आजकल चल रही है, मैनेजमेंट की अप्रोच चल रही है। ये जो फंक्शंस है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हैं। और ये जो 5 फंक्शंस हैं, बेसिकली ये 5 फंक्शंस हमें दिए हैं, एक मैनेजरियल साइंटिस्ट हैं, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको, उनका नाम है जनाब हेनरी फेयोल। ये नाम रखना है आपने याद, हेनरी फेयोल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई भी, किसी भी किस्म की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट हो तो उसके अंदर ये 5 फंक्शंस लाजमी पाए जाते हैं। इस वजह से इनको 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या यूनिवर्सल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। और ये थ्योरी या ये 5 फंक्शंस किसने पेश किए हैं? हेनरी फेयोल ने। इन 5 फंक्शंस की वजह से हेनरी फेयोल को फाउंडर या फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मैनेजमेंट की डिफरेंट टाइप्स है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाती है, एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आ जाती है, और एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट आ जाती है। तो इनमें से जो इन सारी मैनेजमेंट के अंदर ये फंक्शंस पाए जाते हैं 5, और ये जिस बंदे ने दिए हैं उसका नाम है हेनरी फेयोल, और हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। अब भले वो आपकी मैनेजमेंट क्लासरूम से के हवाले से हो, भले आपके स्कूल के हवाले से हो, भले वो एक
इंस्टीट्यूशनल लेवल की मैनेजमेंट हो या वो एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की मैनेजमेंट हो, इस सारी मैनेजमेंट के अंदर ये 5 फंक्शंस पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। आपने अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, मतलब आपने फंड्स कहाँ पे लगाने हैं, आपने ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से ट्रेड करना है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ना, फंड्स कहाँ पे लगाने हैं, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से मैनेज करना है, एसेट्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो ये 4 चीज़ें होती हैं, इनको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स के अंदर इसको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर आपने कोई भी काम करना है, आपने कोई भी प्रोडक्ट, भला स्कूल एजुकेशन की प्रोडक्ट क्या होती है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? स्कूल एजुकेशन की प्रोडक्ट या स्कूल की या क्लासरूम की प्रोडक्ट होती है स्टूडेंट, ठीक है। स्कूल की प्रोडक्ट या क्लास की प्रोडक्ट क्या होती है? आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोडक्ट होता है। स्कूल्स का या क्लासरूम्स का या एजुकेशन का जो प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट है। अब किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। उन 4 चीज़ों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। सबसे पहले आपके पास कैपिटल होना चाहिए, यानी कि पैसे होने चाहिए। पैसे के बाद आपके पास लैंड होना चाहिए, ठीक है, मतलब पैसे होंगे या अगर आपके पास लैंड नहीं भी है, आपके पास पैसे हैं तो आप पैसों से लैंड खरीद सकते हैं। लैंड के बाद आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होना ज़रूरी है, मतलब आपके पास पैसे हैं, आपके पास ज़मीन भी, आपने फॉर एग्जांपल एक स्कूल खड़ा करना है तो स्कूल खड़ा करने के लिए आपके पास सबसे पहले पैसा होना ज़रूरी है। पैसे के बाद आप क्या करेंगे? एक ज़मीन खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे जिसके ऊपर आपने स्कूल खड़ा करना है। अब स्कूल को खड़ा करने के लिए आपको डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लेबर बोलते हैं। आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, इंसानी वसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद फिर एक चौथी चीज़ होती है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है आपको कुछ ऐसी सोच चाहिए होगी, कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जो इनोवेटिव सोच रखते हों, जो आपको ये बताएंगे कि आपने अगर स्कूल खोलना है तो वो स्कूल किस जगह पे खोलना चाहिए। क्या वो आबादी के अंदर खोलना चाहिए या वो आबादी से बाहर स्टैब्लिश करना चाहिए, वो अर्बन लोकेलिटी में बेहतर रहेगा या वो रूरल लोकेलिटी में बेहतर रहेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक सोच होती है जो इनोवेशन लेके आती है, जो आपके बिजनेस को वाइबल बनाने के लिए आपके पास नए नए आइडियाज़ लेकर आती है। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी के अंदर, बिजनेस की थ्योरी के अंदर कोई भी आप काम करते हैं तो आपको उसके लिए 4 फैक्टर चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इन सारे फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए मैनेजर होते हैं, लीडर होते हैं। मसलन अगर फंड्स को मैनेज करना है, पैसों को मैनेज करना है तो एक फाइनेंशियल मैनेजर होगा। तो आपका टीचर क्लासरूम के अंदर फंड्स को मैनेज करता है, इसलिए वो एक फाइनेंशियल मैनेजर भी है। क्लासरूम के अंदर बच्चों को मैनेज करना होता है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी है। क्लासरूम के जो एसेट्स हैं, यानी कि जो क्लासरूम की अलमारी है, खिड़कियाँ हैं, बेंचेस हैं, बुक्स हैं, बच्चों के रजिस्टर्स हैं, कापियां हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, तो इसलिए वो आपका जो टीचर है वो एसेट मैनेजर भी होता है, वो एक जनरल मैनेजर भी होता है, फिजिकल मैनेजर भी होता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो एक टीचर को ऑर्गेनाइज करना होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है ना, अगर देखा जाए तो डायरेक्शन हायर लेवल की एक हायर लेवल या हायर लेवल की मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, जहाँ पे जो जितने भी ऊपर के टास्क होते हैं वो टीचर तक पहुंचते हैं या लोअर लेवल की मैनेजमेंट तक जाते हैं। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन या डायरेक्टिंग। अच्छा, इसके नीचे आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है अपर लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करना, मतलब दोनों के फंक्शंस को आपस में मिलाया जाता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रखा जाता है। कोऑर्डिनेशन की वजह से कम्युनिकेशन एक फंक्शन आता है। एक कम्युनिकेशन का एक फंक्शन जो है वो बाकायदा तौर पे एग्जिस्ट करता है, जो लोअर लेवल भी होती है, हायर लेवल पे भी होती है। मेरा ख्याल कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में भी है। लेट मी सी प्लीज़। कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, होनी चाहिए थी। चलें खैर। सो कम्युनिकेशन के बाद एंड पे आ जाता है जी, कोऑर्डिनेटिंग के बाद एंड पे आ जाता है कंट्रोलिंग। इसके अलावा बाकी ये जो हेनरी फ्योल साहब है ना, यहाँ पे इनकी बात कर रहा था कि इन्होंने ये 5 फंक्शंस दिए थे। इन 5 फंक्शंस को इन्होंने यूनिवर्सल कहा था। एक्चुअली इन्होंने एक बुक लिखी थी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या आप यूं कह लें कि इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। उन 14 में से ये कहते हैं कि 5 ये जो हैं, ये 5 फंक्शन हर तरह की
मैनेजमेंट के लिए वैलिड हैं, हर तरह की मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए जहाँ भी आप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के फंक्शंस या प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तो आप ये 5 को लाजमी पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था मैनेजमेंट का। इसके बाद अब हम आ जाते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर। इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास या आपके टीचर्स के पास डिफरेंट तरह की वैरायटी ऑफ स्किल्स और टेक्निक्स हो। मैंने बात की थी ना कि आपका टीचर साइकोलॉजिस्ट होता है, एजुकेशनिस्ट होता है, साइंटिस्ट होता है, फिलोसोफर होता है, मैनेजर होता है और इंस्ट्रक्टर होता है। एक ही टाइम में वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसके पास वैरायटी ऑफ स्किल्स का होना या वैरायटी ऑफ टेक्निक्स का होना ज़रूरी है, दैट टीचर यूजेस टू। अब क्लासरूम के अंदर अगर टीचर इन सारी टेक्निक्स और वैरायटी को यूज़ कर रहा है, किस काम के लिए? टू कीप स्टूडेंट ऑर्गेनाइज्ड, ताकि वो स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज्ड रख सके, ऑर्डर में रख सके, फोकस्ड रख सके, अटेंटिव बना सके। किस चीज़ के ऊपर? ऑन टास्क एंड एकेडमिकली प्रोडक्टिव रख सके ड्यूरिंग अ क्लास। ये सारे काम करने के लिए टीचर्स को वैरायटी ऑफ स्किल्स या टेक्निक्स का इस्तेमाल करना क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है छोटा सा, मैनेजमेंट वर्सेस डिसिप्लिन। अब मैनेजमेंट क्या है और डिसिप्लिन क्या है? देखो, अगर आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर इन अ डिसिप्लिन, ठीक है, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। मैनेजमेंट जो है ये हमेशा प्रिवेंटिंग मेजर्स के तौर पे काम करती है कि देखो, क्लासरूम के अंदर डिसरप्शन किसी भी क्लासरूम के अंदर, चाहे वो किसी सिविलाइज्ड क्लासरूम के अंदर है या हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स के अंदर का क्लासरूम है, वहाँ पे डिसरप्शन इज़ अ कॉमन एलिमेंट। डिसरप्शन हमेशा क्लासरूम के अंदर रहता है। ठीक है, अब डिसरप्शन को प्रिवेंट करना, होने से पहले डिसरप्शन को होने से पहले प्रिवेंट करना क्या है, इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब टीचर क्लासरूम के अंदर कुछ ऐसे मेजर्स लेता है, अपने टास्क एंड ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस तरह से डिवाइड करता है कि कोई डिसरप्शन क्लासरूम के अंदर हो ही ना। इसीलिए वो लेसन प्लान करके आता है, इसीलिए वो अपने क्लासरूम के पीरियड्स को प्लान करके आता है। ठीक है, क्लासरूम की ड्यूरेशन को प्लान करके आता है। तो इस काम को या इस प्रोसेस को या इस एलिमेंट को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। जबकि डिसिप्लिन जो चीज़ है वो आफ्टर एन इवेंट इज हैपेंड, जब कोई इवेंट या एक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो टीचर है का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस भी आप लोग याद रखिएगा मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के बीच में। मैनेजमेंट इज अबाउट प्रिवेंटिंग डिसरप्शंस। ये एक प्री एम्प्टिव टेक्निक होती है, प्री एम्प्टिव। मैनेजमेंट इज ऑलवेज प्री एम्प्टिव। प्री एम्प्टिव का मतलब ये होता है कि कोई इवेंट होने वाला है और उस इवेंट को होने से पहले कोई काम कर लेना, इसको प्री एम्प्टिव स्ट्रेटेजी या इसको प्रीएम्पशन भी बोला जाता है। थ्रू रूटीन्स, कैसे? थ्रू रूटीन्स एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। आपने एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है जो कि इन चीज़ों को, डिस्ट्रप्शन को होने से बचाता है। वेयर एज डिसिप्लिन इज द रिस्पॉन्स टू अ डिस्ट्रप्शन आफ्टर इट हैपन्स। जबकि डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन क्या होता है कि जब कोई इवेंट हो गया है, उस इवेंट के होने के बाद क्लासरूम में एक बच्चे ने किसी को पीट दिया, तो अब वहाँ पे आप डिसिप्लिन अप्लाई करते हैं। और एक क्लासरूम में बच्चे के दूसरे को पीटने से बचाने के लिए आपने जो स्ट्रेटेजीज, जो टेक्निक्स, जो रूल्स अडॉप्ट किए हुए हैं वो मैनेजमेंट कहलाएंगे। सो ये दोनों के बीच में भी आप लोगों ने एक डिफरेंस याद रखना है। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हमारा हो गया मैनेजमेंट क्या होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके पीछे मैनेजमेंट की मैंने सिर्फ एक ही थ्योरी पढ़ाई है, लेकिन मैनेजमेंट की बहुत सारी, अगर हम स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर होते हैं तो बहुत सारी थ्योरी, फंड्स मैनेजमेंट के लिए भी हम थ्योरी पढ़ते, हम फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी थ्योरी पढ़ते। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या आ जाता है? ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना, उनको डेवलप करना, उनकी जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसाइड करना, डिवाइस करना, और उनकी जॉब रोटेशन को डिज़ाइन करना, जॉब डिस्क्रिप्शन को डिज़ाइन करना, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करना, उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करना, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ जाती है। एसेट मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है, हम कौन सी कॉस्ट लगाएंगे, किस चीज़ के ऊपर कितनी कॉस्ट लगाएंगे, एक्सपेंडिचर कितना आया है, उस एक्सपेंडिचर को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कैश रजिस्टर क्या होता है, कॉन्टीजेंसी रजिस्टर क्या होता है, एसेट रजिस्टर एंड एसेट मेंटेनेंस रजिस्टर क्या होता है। ये डिफरेंट तरह के क्लासरूम के स्कूल्स के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। तकरीबन एक स्कूल्स के अंदर हमारे जो
ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, इनके अंदर तकरीबन 36 से 40 किस्म के रजिस्टर्स होते हैं, तो उनकी सारी मैनेजमेंट, ये सारा रिकॉर्ड कीपिंग में आता है। तो ये उनके लिए है जो हेडशिप वगैरह का टेस्ट देते हैं, उनके लिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग वगैरह। लेकिन चूंकि हमारा क्लासरूम के साथ अलग है, इसलिए हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो सिर्फ क्लासरूम से रिलेटेड हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एक तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, और दूसरा हमने क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ इसको रिलेट किया है, और एक छोटी सी थ्योरी मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट क्लासरूम के अंदर नेक्स्ट जो लेक्चर है, इसके अंदर इमीडिएटली मैं इसके बाद बनाने लगा हूँ। इसके अंदर हम जो क्लासरूम की डिफरेंट थ्योरीज हैं, अप्रोचेज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ना कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की भी बात कर लेते हैं, चूंकि हमने अभी पढ़ा है इसी लेक्चर के अंदर। अब कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है? अ कंडूसिव एनवायरनमेंट इज वन दैट इज फेवरेबल टू लर्निंग, जिसमें लर्निंग बहुत आसान लग रही हो, जिसमें लर्निंग कंपोज्ड लग रही हो, जो लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है। लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अब देखो, लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट कौन सा हो सकता है? लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है जो कंपोज्ड हो। कंपोज के मतलब जहाँ पे खामोशी हो, जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे शोर शराबा ना हो, डिस्ट्रप्शन ना हो, जहाँ पे अगर आप क्लासरूम के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लासरूम का जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है वहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग हो, ठीक है, प्रॉपर लाइट आ रही हो, वहाँ पे वो स्पेशियस हो, खुला हो, वहाँ पे एयर वगैरह आ रही हो, ये सारी चीज़ें कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में आती हैं। फिर वहाँ पे बच्चों की जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो बाकायदा तौर पे ऑर्डरली हों। 3-4 तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स आती हैं, एक यू टाइप की आती हैं, एक लिनियर सीटिंग अरेंजमेंट्स आती हैं, और इस तरह से 2-3 और हैं। तो आपका प्रॉप और उसके अंदर मज़ीद उसके अंदर क्लीनलीनेस हो, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। तो अगर किसी क्लासरूम के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो उसको एक कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बोला जाता है। और कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की एक शर्त ये भी है कि उसके अंदर इंगेजमेंट हो टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और एक डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव, ये एक पार्टिसिपेटिव एनवायरनमेंट हो। पार्टिसिपेटिव एनवायरनमेंट अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में बात की थी कि जो मॉडर्न पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या मॉडर्न एजुकेशनल फिलॉसफीज़ हैं, जैसा कि प्रोग्रेसिविज्म है, जैसा कि प्रैग्मेटिज्म है, ये कहते हैं कि क्लासरूम के अंदर टीचर का रोल जो है वो फैसिलिटेटिव और पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। तो इसीलिए जो क्लासरूम है हमारा वो भी पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब जहाँ पे दोनों की राय को, दोनों की बातों को, स्टूडेंट लर्नर की, टीचर स्टूडेंट की बातों को वैल्यू दे। ओके, इट इज नॉट जस्ट अबाउट, ये सिर्फ साइलेंस नहीं है, इट इज अबाउट फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड पर्पस। फिजिकल एनवायरनमेंट में प्रॉपर लाइटिंग हो, वेंटिलेशन हो, सीटिंग अरेंजमेंट्स हो, ये यू शेप फॉर डिस्कशन और रोज फॉर इंडिविजुअल टेस्टिंग वगैरह। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ माइंडसेट हो, कल्चर वेयर स्टूडेंट्स आर नॉट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको ये हो कि मुझे तो अभी इसके बाद मार पड़ने वाली है, मैंने गलती की, बट एक कंस्ट्रक्टिव सा एनवायरनमेंट हो। सोशल एनवायरनमेंट से मुराद हाई लेवल्स ऑफ म्यूचुअल, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, और पीयर्स एक दूसरे का ख्याल रखते हों। ऐसे जहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट होगा वो कंडूसिव एनवायरनमेंट होगा, और वहाँ पे जो लर्निंग है वो भी बेहतर होगी। एक्चुअली लर्निंग का पर्पज़ क्या है? मैनेजमेंट का पर्पज़ ये होता है कि आप अपनी मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल करें, यानी कि लर्निंग को बेहतर से बेहतर बनाएं, इफेक्टिव बनाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ज़रूरी और प्यारा वर्ड है, इफेक्टिव लर्निंग। आपकी लर्निंग जो है, आपकी लर्निंग भी इफेक्टिव होनी चाहिए, आपकी मैनेजमेंट भी इफेक्टिव होनी चाहिए, आपकी असेसमेंट भी इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी जाके एक इफेक्टिव लर्नर पैदा होता है। सो इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है जनाब जी लर्निंग का कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जो मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरी। वैसे तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक, एक्स थ्योरी वाई, बहुत सारी थ्योरीज हैं मैनेजमेंट की और लीडरशिप की, बट दे आर नॉट रेलिवेंट। यहाँ पे हम सिर्फ क्लासरूम की बात करेंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी क्लासरूम मैनेजमेंट। अच्छा, हम क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स की। क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स के और थ्योरीज़ के अंदर क्या आता है कि वो कौन सी थ्योरीज़ हैं या वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर बात करती हैं। अच्छा, थ्योरीज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट में ना हम 2 थ्योरीज पढ़ेंगे, 2 लोगों की बात करेंगे, 2 अप्रोचेज़ की बात करेंगे। एक तो है बिहेवियरल एस्पेक्ट,
बिहेवियरल एस्पेक्ट, अगेन वही बात कि जैसे हमारी एक एजुकेशनल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के अंदर एक ब्रांच आती है बिहेवियरिज्म, ठीक है। बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि जब बच्चे सीखते हैं तो वो ह्यूमन एनिमल्स की तरह सीखते हैं, मतलब इनकी बेसिक अप्रोच है कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स लर्न अलाइक, एक ही तरह से जानवर और इंसान सीखते हैं। तो इससे पहले ज़रूरी है ये जानना कि जानवर किस तरह से सीखते हैं। तो एनिमल्स लर्न फोर्सफुली, ठीक है, एनिमल्स लर्न फोर्सफुली। तो जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो मानते हैं कि अगर एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स फोर्सफुली लर्न करते हैं, अगर एनिमल्स फोर्सफुली लर्न करते हैं तो ह्यूमंस भी फोर्सफुली लर्न करते हैं। अब ये यहाँ पे जो फोर्सफुली का वर्ड है, फोर्सफुल का मतलब ये हो सकता है कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आप देते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर होता है, कोई एक्सटर्नल मोटिव होता है जो एनिमल्स को लर्निंग की तरफ लेकर आता है। इसी तरह ह्यूमंस के लिए भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर आता है जो ह्यूमंस को लर्निंग की तरफ लेकर आता है। चूंकि हम क्लासरूम के अंदर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, चूंकि हम क्लासरूम के अंदर आराम की, सुकून की, शोर शराबे से पाक क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो इनके मुताबिक, बिहेवियरिस्ट के मुताबिक, क्लासरूम के अंदर कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की मदद से आ सकता है। अब वो एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है? इनके मुताबिक, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो क्लासरूम को मैनेज कर सकता है, जो कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट ला सकता है, वो रीएनफोर्समेंट है। वो क्या है? रीएनफोर्समेंट। रीएनफोर्समेंट का मतलब भी होता है फोर्स, ठीक है, फोर्स। ये रिवार्ड की शक्ल में भी, ये जो रीएनफोर्समेंट है ये दो शक्लों में हो सकती है। ये रिवार्ड की शक्ल में भी हो सकती है और ये पनिशमेंट की शक्ल में भी हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, तो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो बिहेवियरिस्ट के मुताबिक किन दो चीज़ों से, दो वजूहात या दो फैक्टर्स की वजह से आता है। एक उनमें है हमारा ये पनिशमेंट और दूसरा है रिवार्ड। ओके, अब बिहेवियरिस्ट अप्रोच में जो टीचर का रोल है वो कंट्रोलर का रहता है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच में टीचर का जो रोल है वो कंट्रोलर का रोल होता है, ये याद रखना है। बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि क्लासरूम को कंट्रोल करने के लिए टीचर को कंट्रोलर के तौर पे होना चाहिए, टीचर को अथॉरिटेटिव होना चाहिए। अथॉरिटेटिव से मुराद ये है कि टीचर को क्लासरूम के लिए रूल्स सेट करने चाहिए। टीचर्स को क्लासरूम के लिए जो रूल सेट करने हैं वो फ्लेक्सिबल ना हो, वो रिजिड हों, और ये रिजिड रूल्स की बात करता है, ठीक है। जबकि इसका उलट है कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो वो मानते हैं क्लास के रूल्स जो हैं वो फिक्स्ड रूल होने चाहिए। तो ये आगे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। कंट्रोलर बिहेवियरिस्ट टीचर को अथॉरिटी मानता है, बिहेवियरिस्ट मानता है, या बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि टीचर ही है जो क्लासरूम के एनवायरनमेंट को कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकता है थ्रू अथॉरिटेटिव पावर और थ्रू रिजिड रूल्स, ठीक है। ओके, इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल एक्शंस। ऑब्जर्वेबल एक्शन, अगर आपको याद हो, जब मैं आपको स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बिहेवियर्स की बात की थी और मैंने कहा था अब बिहेवियर्स मस्ट बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। जो बिहेवियर्स हैं वो हमेशा ऑब्जर्वेबल भी होने चाहिए और मेजरेबल भी होने चाहिए। जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात है वो बिहेवियरिस्ट मानते हैं। ये बिहेवियरिज्म बार बार क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि बिहेवियरिज्म का हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको याद हो, मैंने ये चीज़ शुरू में ही बता दी थी कि जो आपकी ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी की एक अप्लाइड ब्रांच है, और बिहेवियरिज्म के या साइकोलॉजी के जितने भी प्रिंसिपल्स थे, जितने भी रूल्स थे, उनको एजुकेशन के अंदर, लर्निंग के अंदर सबसे पहले बिहेवियरिस्ट ने अप्लाई किया था। इसीलिए सबसे पहली जो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो बिहेवियरिज्म पढ़ते हैं। इनका मानना ये है कि एनिमल्स और ह्यूमन जो है ये फोर्सफुली सीखते हैं, इसलिए फोर्सफुली सिखाते थे।
जिसके उलट में बाद में फिर प्रोग्रेसिव अप्रोच आती है। अब ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, मैंने साथ में ये भी बताया था, एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये नाम याद रखना है। एडवर्ड थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी माना जाता है, क्योंकि ये वो वाहिद बंदा है जिसने सबसे पहले री का कॉन्सेप्ट एजुकेशनल सेटिंग और लर्निंग सेटिंग्स के अंदर अप्लाई किया था। एजुकेशनल और लर्निंग के अंदर जिस बंदे ने सबसे पहले बिहेवियरिज्म के रूल्स को अप्लाई किया, री को अप्लाई किया, वो थॉर्नडाइक है। इसलिए थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर भी माना जाता है। और ये मानते हैं कि जो बिहेवियर्स हैं वो हमेशा ऑब्जर्वेबल होने चाहिए एंड दे आर, और दूसरी बात ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है, वो रिवार्ड की शक्ल में भी हो सकती है, वो फोर्स की शक्ल में भी हो सकती है। उस फोर्स को रीएनफोर्समेंट बोला जाता है, जो हमें क्लासरूम को क्लासरूम रखने पर परस्यूएड करती है, या क्या वर्ड यूज करना चाहिए, क्लासरूम को क्लासरूम, अच्छा क्लासरूम, कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने पर हमें कायल करती है, ये कहा जा सकता है। कोर आइडिया इनका क्या है, बिहेवियर दैट इज रीएनफोर्स्ड विल बी रिपीटेड। ये अब ना यहाँ पे क्लासरूम के अंदर बिहेवियर्स हैं, मसलन एक बच्चा है वो आप ये कह लें कि क्लासरूम के अंदर हमेशा शेयर्ड वैल्यूज की बात करता है, या क्लासरूम के अंदर हमेशा गुड बिहेवियर्स शो करता है, क्लासरूम को हमेशा खामोश कराने की कोशिश करता है, जैसे क्लासरूम के अंदर हम एक मॉनिटर कायम कर बना देते हैं। अब बिहेवियरिज्म के अंदर एडवर्ड थॉर्नडाइक साहब का ही एक रूल है जिसे लॉ ऑफ रेपिटेशन कहते हैं। इन्होंने ना लॉज ऑफ लर्निंग दिए हुए हैं। एक लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ लर्निंग बोलते हैं, उसे लॉ ऑफ रेपिटेशन, उसे लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ रेपिटेशन का क्या मतलब है? इनके दो तरह के लॉज थे, कुछ प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग थे, कुछ सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग है। तो लॉ ऑफ रेपिटेशन जो है ये प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में से है। लॉ ऑफ लर्निंग का मतलब ये है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, बिहेवियर दैट इज रीएनफोर्स्ड विल बी रिपीटेड, बिहेवियर दैट इज रिवार्डेड इज मोस्ट लाइकली टू बी रिपीटेड अगेन। ये साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, बहुत बड़ा असूल है कि अगर कोई बिहेवियर जिसको आप रिवार्ड करते हो, इट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन अगेन, मोस्ट लाइकली टू रिपीट अगेन, कि ये दोबारा होगा। अब अगर किसी बच्चे ने क्लासरूम के अंदर सफाई का ख्याल रखा है, कागज नीचे पड़ा है, उसने उठा के डस्टबिन में रख दिया, आपने उसको इनकरेज किया, यू सेड वेरी गुड, एक्सलेंट, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश, तो बच्चे को एनकरेजमेंट मिली है। अब इट इज लाइकली कि बच्चा जो है वो इसको दोबारा से ये बिहेवियर अडॉप्ट करेगा। एक बच्चे ने क्लासरूम में सारे खड़े बच्चों को बिठा दिया, आपने उसे कहा यू हैव डन वेरी गुड, वो बच्चा दूसरे बच्चों को कल भी बिठाएगा। अब इनको देख के ना एक लर्निंग की टाइप आती है, एक बिहेवियर बच्चों के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं वाइकेरियस बिहेवियर या वाइकेरियस लर्निंग। अब वाइकेरियस लर्निंग क्या चीज़ आई है? वाइकेरियस लर्निंग एक सोशो कॉग्निटिव थ्योरी का एक एस्पेक्ट है, लर्निंग का एक एस्पेक्ट है। वाइकेरियस लर्निंग का मतलब होता है कि एक बच्चा या एक फर्द या कोई भी इंडिविजुअल किसी एक बिहेवियर को देख के खुद से वो वाला बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है। मसलन टीचर ने क्लासरूम में एक बच्चे ने शोर किया, कागज फेंके, टीचर ने उसको फेंटी लगाई। जब टीचर ने फेंटी लगाई तो दूसरे बच्चों ने, अब ये फेंटी लगाना एक रीएनफोर्समेंट है, ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है, इसको देख के बाकी बच्चों ने भी क्लासरूम में खामोशी इख्तियार की, उन्होंने कागज नहीं फेंके। वो सीख गए कि अगर हम कागज फेंकेंगे, क्लासरूम को गंदा करेंगे, क्लासरूम को खराब करेंगे तो हमें मार पड़ेगी, हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो इस बिहेवियर को वाइकेरियस लर्निंग बिहेवियर कहा जाता है, इस बिहेवियर को वाइकेरियस बिहेवियर कहा जाता है, एंड इट इज अगेन अ टाइप ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। तो बात हम कर रहे थे कि बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि जो अच्छा बिहेवियर है उसको रिवार्ड किया जाए तो वो रिपीट होगा। बिहेवियर दैट इज पनिश्ड, जिस बिहेवियर को आप पनिश करेंगे, इट इज लेस लाइकली टू हैपन अगेन, या इट विल डिक्रीज, तो ये दोबारा हो सकता है ना हो। तो ये कोर आइडिया है बिहेवियरल एस्पेक्ट का। इसलिए ये मानते हैं कि क्लासरूम को मैनेज करने के लिए रीएनफोर्समेंट का, एक्सटर्नल स्टिमुलस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्जर्वेबल एक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टूल्स क्या हैं जी? इसके लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं? ये एनफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं। एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रिवार्ड देना, प्रेज करना, स्टार्स करना। जस्ट 5 मिनट्स।
रिवार्ड देना या प्रेज करना या स्टार्स वगैरह देना। जैसे कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो टीचर उसको स्टार्स देते हैं ना, तो स्टार्स देना एक, इसको टोकन रीएनफोर्समेंट बोला जाता है। स्टार्स वगैरह देना या टोकन्स देना, या ये कह देना कि अगर आप लोग क्लासरूम के अंदर आधा घंटा पौना घंटा खामोशी इख्तियार करेंगे तो मैं 5 मिनट की आपको ब्रेक कर दूंगा। ये एक क्लासरूम के अंदर एक बिहेवियर को अडॉप्ट करवाने के लिए आप टोकन दे रहे हैं। टोकन का मतलब आप एक यूं कह लें कि आप उनसे एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके बिहेवियर को रिवार्ड किया जाएगा। इसको टोकन बोला जाता है, टोकन रीएनफोर्समेंट बोला जाता है। तो ये जो रीएनफोर्समेंट है, प्रेज, स्टार्स, टोकन देना या पनिशमेंट करना, ये क्या है, वो टूल्स हैं जो बिहेवियर्स के मुताबिक क्लासरूम को मैनेज करने के लिए अप्लाई होते हैं। नेगेटिव एनफोर्समेंट क्या होती है? नेगेटिव रीएनफोर्समेंट, रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस व्हेन अ स्टूडेंट बिहेव्स वेल। नेगेटिव रीएनफोर्समेंट का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर कोई ऐसा बिहेवियर, कोई बच्चे में से कोई अनप्लेजेंट बिहेवियर को रिमूव करना है। वो अनप्लेजेंट बिहेवियर आप सजा दे के, पनिशमेंट दे के, अब देखो ये बड़ा ही प्यारा वर्ड है कि पनिशमेंट को लर्निंग की लैंग्वेज के अंदर पनिशमेंट नहीं लिखा जाता बल्कि नेगेटिव रीएनफोर्समेंट लिखा जाता है। तो बच्चे के किसी अनवांटेड बिहेवियर को, अनप्लेजेंट बिहेवियर को रिमूव करना नेगेटिव रीएनफोर्समेंट कहलाता है। एक यहाँ पे और चीज लिखी हुई है, प्री मैक प्रिंसिपल। प्री मैक प्रिंसिपल का मतलब क्या है? यूजिंग अ फन एक्टिविटी एज अ रिवार्ड फॉर अ बोरिंग वन। मतलब आपने किसी एक बोरिंग बिहेवियर की जगह, बोरिंग एक्टिविटी की जगह कोई फन वगैरह बच्चों से करवा लिया, तो इसको प्री मैक प्रिंसिपल बोलते हैं। असल में प्री मैक प्रिंसिपल भी बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी की ही एक पैदावार है। प्री मैक प्रिंसिपल ये होता है कि आप बच्चे को कह देते हैं, मतलब इसको ग्रैंड मा प्रिंसिपल भी बोला जाता है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, बिहेवियरिज्म में शायद पढ़ाया था मैंने किसी लेक्चर के अंदर। बिहेवियरिज्म में ये होता है कि आप बच्चे को कह देते हैं कि आप अपना ये काम मुकम्मल करें, ये काम मुकम्मल करने के बाद हम आपको इसके बदले में टीवी देखने देंगे या स्कूल में या बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए जाने देंगे या अपने दोस्तों के पास बैठने देंगे। तो इसको भी प्री मैक प्रिंसिपल में लिया जाता है। उसके बाद है जी कंस्ट्रक्टिविस्ट एस्पेक्ट। तो दूसरा जो क्लासरूम मैनेजमेंट की थ्योरी है वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है, जरा गौर से समझिएगा। मैंने अगेन वहीं से शुरू करना है, बिहेवियरिज्म से। बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि आप फोर्सफुली चीज़ों को, बच्चों को या एनिमल्स को सिखा सकते हैं, जबकि इसके बिल्कुल उलट, इसके बिल्कुल बरअक्स एक साइकोलॉजी आती है जिसे मानते हैं प्रोग्रेसिविस्ट मानते हैं कि नहीं, आप सज़ा के ज़रिए नहीं पढ़ा सकते या सज़ा के ज़रिए नहीं कोई बिहेवियर चेंज कर सकते। लर्निंग का असल में मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज लाना, चेंज इन बिहेवियर। तो देखो, क्लासरूम को मैनेज करने से मुराद क्या है कि क्लासरूम के अंदर डिसरप्टेड बिहेवियर्स, ये मैंने शुरू में बात की थी क्लासरूम मैनेजमेंट की, डिसरप्टेड बिहेवियर्स हैं। उन डिसरप्टेड बिहेवियर्स को आपने कंपोज्ड बिहेवियर्स बनाना है, ठीक है? आपने उनको पॉजिटिव बिहेवियर बनाना है, और पॉजिटिव बिहेवियर से क्या होगा, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो कंडूसिव एनवायरनमेंट बनेगा। तो एक्चुअली बेसिकली फंडामेंटली ये एक लर्निंग की ही शेप है। कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट कायम करना लर्निंग की ही एक शेप है, बिहेवियर के अंदर चेंज लाना। प्रोग्रेसिविस्ट ने कहा कि नहीं भाई, आप सज़ा हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होती, आप बच्चे को उसकी मदद करके, उसको फैसिलिटेट करके, उसको गाइड करके भी बच्चे के अंदर चेंज, बिहेवियर के अंदर चेंज ला सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने क्लासरूम को मैनेज करना है, डिसरप्टिव बिहेवियर्स को निगेट करना है या अनवांटेड बिहेवियर्स को ख़त्म करना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दें, ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे को पनिश करें। तो आप बच्चे के साथ, आप बच्चे को क्या करें, बच्चे को गाइड करें, बच्चे को फैसिलिटेट करें, ठीक है? बच्चे के साथ कोलैबोरेशन करें, ठीक है? या पार्टिसिपेशन, बच्चे की पार्टिसिपेशन या इंगेजमेंट, क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चे की एंगेजमेंट जो है इसको बढ़ाएं, तो आपकी क्लासरूम जो है वो मैनेज हो सकती है। अब इस अप्रोच को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। बेसिकली कंस्ट्रक्टिव का वर्ड जो है ना, ये जीन पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। जीन पियाजे और वाइगोट्स्की,
ये जो प्रोग्रेसिविज्म है ना, ये अलग से थ्योरी है। इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू बिहेवियरिस्ट, बिहेवियरिज्म को ख़त्म करती है। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है ना, प्रोग्रेसिविज्म जॉन डेवी की अलग से एक साइकोलॉजी है, ये याद रखिएगा। ये इसलिए मैंने बताई कि ये भी वही बातें करती है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी बात करती है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बात करती है। प्रोग्रेसिविस्ट जॉन डेवी ने दी थी, और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी है ये जीन पियाजे की और वाइगोस्की है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये कहते हैं कि भाई आप कुछ ऐसी बातें करें जो बिहेवियर्स को पॉजिटिव बनाए, ना कि आप सज़ा की बात करें, ना कि आप दीगर नेगेटिव पनिशमेंट्स की बात करें। जीन पियाजे और वाइगोस्की, इन दोनों को कंस्ट्रक्टिविज्म साइकोलॉजी का फादर या फाउंडर माना जाता है। अगर मैं मज़ीद थोड़ा डीप में जाऊं तो जीन पियाजे जो हैं इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, जेनेटिक कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। जो वाइगोस्की हैं इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ये क्या मानते हैं, या ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि जो बच्चा है, जो लर्नर है, जो क्लासरूम में बैठा हुआ है, वो एनवायरनमेंट को देख के अपने बिहेवियर को चेंज करता है। बिहेवियरिस्ट कहता है कि फोर्सफुली बिहेवियर, बच्चा अपना बिहेवियर फोर्सफुली थ्रू रीएनफोर्समेंट चेंज करता है। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट मानता है कि एक बच्चा या एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए बच्चे अपने बिहेवियर्स को एनवायरनमेंट को देख के चेंज कर लेते हैं। एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। वाइगोस्की मानता है कि सोशल लर्निंग, इसको बोलते हैं सोशल लर्निंग, मतलब सोसाइटी को देख के, सोसाइटल फैक्टर्स को देख के एक बच्चा अपने बिहेवियर को चेंज करता है। पियाजे मानता है कि उसके अंदर, उसके जीन्स के अंदर ये चीज़ शामिल होती है, उसकी बायोलॉजी में, इंसान की नेचर में चीज़ शामिल है कि उसने अपने बिहेवियर को कंस्ट्रक्टिव बनाना है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस बेसिकली कॉन्सेप्ट के कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि आप एनवायरनमेंट को देख के अपने बिहेवियर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं आप खुद। ओके, इसमें यहाँ पे बेसिकली इस अप्रोच में जो टीचर का रोल है वो क्या है जी? फैसिलिटेटर का। यानी कि टीचर ने क्लासरूम मैनेजमेंट में सिर्फ फैसिलिटेट करना है, अपने रूल्स, अपनी थ्योरीज जो है वो बच्चों पे अप्लाई नहीं करनी, उनके ऊपर थोपनी नहीं है। टीचर का रोल क्या होगा? फैसिलिटेटर का होगा। लिहाजा ये जो थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसके मुताबिक जो रूल्स हैं, हमेशा क्लासरूम के रूल्स वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? फ्लेक्सिबल। तो एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है, रूल्स शुड बी, रूल्स किस तरह के होने चाहिए? क्लासरूम रूल्स शुड बी, जब क्लासरूम के रूल्स टीचर डिज़ाइन करता है ना, या करिकुलम एक्सपर्ट डिज़ाइन करते हैं, तो वो किस तरह के होने चाहिए? वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, या खाली रिजिड होने चाहिए, या फ्लेक्सिबल होने चाहिए, या दोनों होने चाहिए? तो आपने याद रखना है कि इन सारी थ्योरीज का अमलगामेशन बना के, इकट्ठा करके, एक्यूमुलेशन बना के हमें ये समझ आती है कि रूल्स मस्ट बी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रूल्स शुड बी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रूल्स रिजिड भी होने चाहिए, रूल्स फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। हर वक्त बच्चा वाइकेरियसली लर्न नहीं करता, हर वक्त बच्चा किसी को देख के नहीं सीखता, हर वक्त बच्चे को आज़ाद छोड़ देने से, सिर्फ गाइड करने से वो नहीं रूल्स को, अपने बिहेवियर्स को, डिसरप्टिव बिहेवियर्स को चेंज करता। बाज़ औक़ात हमें उसको फोर्सफुली पनिश करके, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करके भी उसके अनवांटेड बिहेवियर को निकालना, रिमूव करना होता है। और बाज़ औक़ात हमें उसको गाइड करके, मोहब्बत करके, उसको पार्टिसिपेट करके, इंगेज करके भी उसके बिहेवियर्स को चेंज करना होता है। बिहेवियर, डिसरप्टिव बिहेवियर, क्लासरूम मैनेजमेंट में डिसरप्टिव बिहेवियर और कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट ही दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट की थ्योरीज में आप बार बार पढ़ेंगे। डिसरप्टिव बिहेवियर को ख़त्म करना है, डिसरप्टिव बिहेवियर को, यानी कि अनवांटेड बिहेवियर को आपने रिमूव करना है, और दूसरी तरफ आपने कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को इंश्योर करना है, ताकि आपकी लर्निंग प्रमोट हो, ताकि आपके बच्चों के अंदर मोटिवेशन आए, ताकि वो हमेशा सीखने वाले, लर्निंग माइंड में रहें। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट के मुताबिक टीचर का रोल क्या होता है जी? फैसिलिटेटर होता है। अब हम इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। This approach is based on the work of Jean Piaget and Vygotsky. It focuses on the internal mental state and social interaction. वो मैंने बात पहले कर दी है कि Vygotsky कहता है कि बच्चा अपने behaviors को social interactions के ज़रिए, दूसरों के साथ interact करके change करता है, unwanted behavior को ख़त्म कर लेता है। Jean Piaget कहता है कि उसके internal mental state, यानी कि उसकी natural mental state जो है वो उसके behaviors को, disruptive behavior को ख़त्म करने में मदद देती है, और disruptive behavior को ख़त्म
करना ही असल में क्लासरूम मैनेजमेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट सारी कलेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं, एक इंडिविजुअल बिहेवियर को, एक इंडिविजुअल बच्चे के बिहेवियर को चेंज करना भी क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। आइडिया क्या है? स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू बिहेव व्हेन दे आर डीपली इंगेज्ड इन मीनिंगफुल वर्क। जब बच्चे किसी काम में इंगेज्ड होते हैं तो ये मानते हैं कि आप बच्चे को इंगेज रखें। प्रोग्रेसिविस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं कि आप बच्चों को हमेशा इंगेज रखें, उनको एक्टिविटीज़ दें। तो इनकी मदद वजह से ही एक्टिविटी लर्निंग जो है, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। तो दे से के चिल्ड्रन आर डीपली इंगेज्ड, they behave like students are more likely to behave when they are deeply engaged in meaningful work and help create the rules themselves। और वो अपने रूल्स खुद सेट कर लेते हैं। मतलब आपने बहुत दफ़ा ऐसे देखा होगा, क्लासरूम में आप नहीं हैं, क्लासरूम के अंदर 2-4 ऐसे बच्चे होंगे जो क्लासरूम को खामोश करा के बैठे होते हैं, जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जिनकी वजह से क्लासरूम का लर्निंग जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने बिहेवियर्स को डिसरप्टिव रखते हैं, हमेशा कॉन्स्टेंटली डिसरप्टिव बिहेव कर रहे होते हैं। डिसरप्टिव बिहेव का मतलब क्लास को बिगाड़ रहे होते हैं, चाहे वो कोई गंद फेंक रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई खेल रहा है। तो ऐसों को हम फोर्सफुली भी सिखा सकते हैं। टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ये इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम के अंदर? तो ये कहते हैं स्टूडेंट को आप जी रूल मेकिंग में शामिल करें ताकि वो हर बच्चा ओनरशिप ले। मतलब एक बुरा बच्चा है, एक डिसरप्टिव बिहेवियर है, वो हर वक्त क्लासरूम के बाकी बच्चों को बुली करता रहता है, तो आप उसको भी रूल में शामिल कर लें। आप उससे पूछें, हाँ भाई बताओ ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से, या ऐसा हम कौन सा रूल बनाएं कि जिसकी वजह से तुम खामोशी से बैठ सकते हो। तो हो सकता है उस बच्चे के पास कोई एक पॉजिटिव अप्रोच हो। एंड देन सेल्फ रेगुलेशन, टीचिंग स्टूडेंट्स टू मॉनिटर देयर ओन बिहेवियर। बच्चों से कहें कि भाई अपने आप को ज़रा ख्याल रखा करें। इसको मेटाकोग्निशन बोलते हैं। अगर याद हो, मेटाकोग्निशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, लर्निंग अबाउट लर्निंग अबाउट लर्निंग, यानी कि ये सीखना कि आप किस तरह से सीखते हैं, ये देखना कि मैं अपने इस बिहेवियर को किस तरह से बदल सकता हूँ। ये सेल्फ रेगुलेशन या मेटाकोग्निशन कहलाता है। कोलैबोरेशन, ये बात यहाँ पे हो चुकी। यूजिंग ग्रुप वर्क टू बिल्ड सोशल अकाउंटेबिलिटी, क्लासरूम के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी पैदा करने के लिए आप क्या करें, कोलैबोरेशन या ग्रुप वर्क जो है वो पैदा करें। ग्रुप वर्क्स जो है उनको लाएँ, तो उससे भी क्या हो सकता है, आपकी क्लासरूम का माहौल जो है वो बेहतर बन सकता है। ओके, तो ये तो थी 2 थ्योरीज जो क्लासरूम मैनेजमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद आगे क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जी। 2 टेक्निक्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्रोएक्टिव टेक्निक के बारे में भी पूछता है और दूसरे नंबर पे करेक्टिव टेक्निक्स के बारे में भी पूछता है। अब आपने रीडिंग कर लेना है कि प्रोएक्टिव टेक्निक्स क्या है। विदिटनेस, वो सवाल ये पूछता है, विदिटनेस का कॉन्सेप्ट ये किसने दिया है? विदिटनेस का कॉन्सेप्ट जैकब कॉनन ने दिया है। जैकब कॉनन एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मैनेजर हैं, उन्होंने विदिटनेस का कॉन्सेप्ट दिया है। अब विदिटनेस क्या है? The teacher's ability to remain aware of everything happening in all parts of the classroom at all times, having eyes in the back of your head। यानी कि विदिटनेस का मतलब यूं समझ लें कि आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, तो प्रोएक्टिव टेक्निक का मतलब ये है कि कोई काम बुरा होने से पहले ही, कोई गलत काम होने से पहले ही प्रोएक्टिवली, मतलब मुकम्मल तौर पे अपने आप को होशियार रखते हुए आप उसके ऊपर काबू पा लें। प्रोएक्टिव का मतलब कि आप एक्टिव से भी ज़्यादा एक्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं कि आप अपनी क्लास, आपके पीछे क्या हो रहा है आप वो भी देख रहे हैं। और आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, क्लासरूम के अंदर बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो नज़र तो उनकी सामने होती है, पढ़ा सामने रहे होते हैं, अगर उनके पीछे भी कोई बच्चा आदत कर रहा है तो वो उसको भी दूसरों की आंखों से देख के, दूसरों के चेहरे से देख के, पढ़ के, दूसरे के चेहरों को पढ़ के वो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मेरे पीछे क्या होने जा रहा है। इस चीज़ को विदिटनेस बोलते हैं कि आपके अंदर एक प्रोएक्टिवनेस है। ठीक है। ओवरलैपिंग, बीइंग एबल टू हैंडल 2 थिंग्स एट वंस, मतलब आप इसके अंदर ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि आपने एक से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करना होता है। हेल्पिंग वन स्टूडेंट वाइल नॉन वर्बली स्टॉपिंग अ डिस्ट्रप्शन अक्रॉस द रूम, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आप इशारा करते हैं कि वो भाई जिसको आपने पीछे देखा है उसको कहते हैं भाई बस तेरी मेहरबानी, अब शोर नहीं करना। मतलब आपका इशारा, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी टीचिंग प्रोसेस को ओवरलैप कर रहा है। एक तरफ आप पढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप अपने बॉडी लैंग्वेज से बच्चों को खामोश भी करवा रहे हैं। स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब क्या है? हैविंग क्लियर रूटीन्स फ्रॉम वन ऑन एक्टिविटी टू अनदर टू प्रिवेंट डेड टाइम का मतलब ये होता है कि आप वो जो ट्रबल मेकर्स हैं क्लासरूम के अंदर, जो ट्रबल मेकर्स कौन हैं?
जो डिसरप्टिव बिहेवियर्स को ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर का वर्ड, जो डिसरप्टिव बिहेवियर ट्रिगर करते हैं, उनको अगर 1 सेकंड भी मिल जाए तो वो क्लासरूम के अंदर तबाही मचा देते हैं। तो आपके अंदर आप अपने प्रोसेस को, आप अपने टीचिंग को इस तरह से लेकर चलें कि जो ट्रबल मेकर्स हैं उनको टाइम ही ना मिले। वो जो 1 सेकंड का टाइम मिलना भी है उसको डेड टाइम बोला जाता है, उनको 1 सेकंड का टाइम भी ना मिले ताकि वो क्लासरूम के अंदर डिसरप्टिव बिहेवियर पैदा करें। तो ये जो टेक्निक है इसको प्रोएक्टिव टेक्निक बोला जाता है। प्रोएक्टिव टेक्निक का मतलब है कि आप इतने ज़्यादा होशियार हों, इतने ज़्यादा एक्टिव हों कि आपके पीछे भी अगर कुछ हो रहा है तो आप उसको भी भांप लें। दूसरे नंबर पे जो दूसरी टेक्निक है इसको करेक्टिव टेक्निक बोला जाता है। करेक्टिव टेक्निक या नॉन वर्बल टेक्निक भी बोला जाता है। प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, टीचर्स लुक और सिग्नल इंटरफेरेंस। सिंपली प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल क्या है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि आपके क्लोज कोई बच्चा आपके नज़दीक रहें। देखो ऐसे होता है ना कि क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ा रहा है और उसको पता है कि ये वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे खड़ा होके रहा है, टीचर यहाँ पे खड़ा होके पढ़ा रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये वाले दरमियान वाले बच्चे ये डिस्ट्रप्शन पैदा करते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इनके करीब चला जाता है और यहाँ पे खड़े होके पढ़ाना शुरू कर देता है। अब जब टीचर यहाँ पे होगा तो उसका एक रोब, उसका दबदबा होगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल। क्लासरूम लैंग्वेज के अंदर करेक्टिव टेक्निक के अंदर इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल के टीचर उन बच्चों के पास चला गया है जो ऑफ द टास्क हैं, जो अपने काम से हट के हरकतें कर रहे हैं या डिसरप्टिव बिहेवियर को ट्रिगर कर रहे हैं। सिंपली वॉकिंग एंड स्टैंडिंग नियर अ स्टूडेंट हु इज ऑफ द टास्क। ऑफ द टास्क का मतलब जो काम से हटकर शरारतें कर रहा है। तो इस टेक्निक को प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल बोला जाता है। टीचर लोग यूजिंग आई कॉन्टैक्ट टू सिग्नल दैट बिहेवियर हैज बीन नोटिस्ड। हाँ भाई, वही जो पीछे बात की गई है कि आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं और सिंपल आपका बच्चों को आंख भर के देखना ही उनको खामोश करवा सकता है। तो ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। करेक्टिव टेक्निक इसे बोला जाता है कि वो बिहेवियर होने से पहले ही उसको रोक लेती है। सिग्नल इंटरफेरेंस, यूजिंग अ क्लैप, अ बेल, अ हैंड और अ हैंड सिग्नल टू रीगेन अटेंशन विदाउट रेजिंग योर वॉइस। अब क्लासरूम के अंदर आप पढ़ा रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई में मगन है, एक बच्चा पीछे बैठा, 2 बच्चे बैठे बातें कर रहे हैं, तो आप अपने हैंड से इशारा करते हैं, तो इसको बोला जाता है सिग्नल इंटरफेरेंस। तो ये एक करेक्टिव टेक्निक्स हैं। प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, टीचर लुक और सिग्नल इंटरफेरेंस, ये आप लोगों ने नाम याद रखने हैं। और इसी तरह आप लोगों ने ये विदिटनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। विदिटनेस, ओवरलैपिंग और स्मूथ ट्रांजिशन, ये प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी। इसके साथ एक छोटी सी और टेक्निक है जिसको कैंटर मॉडल भी बोला जाता है। रोजाबथ मॉस कैंटर एक नाम है, रोजाबथ मॉस कैंटर एक नाम है उनका, उन्होंने ये टेक्निक दी है। और इसको एजर्टिव डिसिप्लिन भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? एजर्टिव डिसिप्लिन, जारहाना डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है कि भाई टीचर ने पहले ही बता दिया होता है क्लासरूम के अंदर कि भाई ये रोल्स हैं, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो बच्चा इन एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस करेगा तो वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। मतलब आपने पहले ही तय कर दिया है क्लासरूम में कि भाई ये काम आप लोगों ने नहीं करना। तो इससे भी एक मतलब एक क्लियर इंडिकेशन बच्चों को दे देने से भी क्लासरूम का जो माहौल है वो ठीक रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासरूम मैनेजमेंट। ये क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में था। इसके अलावा एक और चीज़ आती है क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट्स। तो सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो 2 तरह की सीटिंग अरेंजमेंट, एक यू शेप्ड सीटिंग अरेंजमेंट होती है, एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट होती है। इसके अलावा एक ग्रुपिंग की सीटिंग अरेंजमेंट होती है, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो टेक्निक्स हैं एनवायरनमेंट अपना क्लासरूम मैनेजमेंट की, प्रोएक्टिव टेक्निक जनाब जी, इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं, और फिर आपकी ये करेक्टिव टेक्निक्स, ये आप लोगों ने याद रख लेनी है। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट की थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या कहती है, उनके मुताबिक क्लासरूम को कैसे मैनेजमेंट करना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट एस्पेक्ट या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच या कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के मुताबिक हमने क्लासरूम को किस तरह से मैनेज करना है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी। कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लाजमी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। ओके सो फार। तो अब इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईसीटी इन क्लासरूम या
आईसीटी को ही पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासरूम में। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।